बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2015 के अंदर जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मेरे घर वालों की बड़ी ख्वाहिश थी कि कहीं पर नौकर हो जाए। और मेरी भी बड़ी दिली ख्वाहिश थी, क्योंकि ख़ानदान के अंदर पहला मैं वो वाहिद शख्स था जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद फिर मेरी भी ख्वाहिश थी कि किसी सरकारी इदारे के अंदर हो जाऊं, और मेरे ख़ानदान की भी यही ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरा ख़ानदान जो हम बिलोंग करते हैं जिससे वो उसके अंदर कोई भी सरकारी अफसर नहीं था और ना ही सरकारी कोई भी छोटे भी ओहदे पे कोई भी हमारे पूरी फैमिली के अंदर जो करीबी ख़ानदान होता है उसके अंदर कोई भी बंदा सरकारी ओहदे के अंदर छोटे से छोटे पे भी नहीं था। तो मेरे पूरे ख़ानदान को यही चाह था कि पहला लड़का है जो ग्रेजुएशन कर गया है, तो अब हम जो डेयरी का काम अक्सर हमारे ख़ानदान के अंदर सारे यही खेती बाड़ी और डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, तो उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि ये अब पढ़ गया है तो ये सरकारी, और ज़्यादातर ये थी कि पुलिस के अंदर जॉब करेगा। और मेरा भी दिल था, उस टाइम पता नहीं था, तो मैंने भी कहा ठीक है जी, बड़ा चाह था और मैंने अप्लाई किया। 1 साल तक अप्लाई करता रहा, 3-4 बार मैंने पेपर दिए, फ़िज़िकल टेस्ट दिए, दौड़ें लगाईं, सारा होने के बाद रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल ना ये बताते थे कि पास है ना फेल है। तो साल तक इंतज़ार करता रहा, एक में नहीं, दूसरे में, तीसरे में, कस्टम में, जिधर जॉब आए बस मैंने अप्लाई करना था। लेकिन साल के बाद जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आया। फिर मैंने कहा कि चलो, मुझे एक बंदे ने मशवरा दिया कि CSS कर लो, तो मैंने कहा ठीक है CSS। थोड़ी पढ़ाई अच्छी थी, इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन यह है कि दरमियाने लेवल में आती थी, थोड़ी मतलब अच्छा खासा पढ़ लिख लेते थे। तो मैंने कहा चलो मैं CSS कर लेता हूँ। और CSS उसने मुझे कहा कि वैद ऐसा इदारा है कि यहाँ पे आपकी सिफारिश नहीं चलती, तो ये है कि अब ये पुलिस के अंदर सिफारिश वाला बड़ा काम है, तो आप लोग का इसलिए वो रिज़ल्ट ही नहीं आता। क्योंकि मैं पेपर दे के घर आ जाता था, फिर उसके बाद मुझे कोई पता नहीं है कोई भर्ती आई है नहीं आई, कोई हो गया है नहीं हुआ। मैं 6 महीने 5 महीने इंतज़ार के बाद फिर अप्लाई करता, फिर पेपर देता, फिर फ़िज़िकल भी दिया, एक बार मैंने दौड़ भी लगाई, फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। बुलाते थे, बस सारा सिस्टम करने के बाद फिर भेज देते थे घर के, अब अगले इंतज़ार करो मैसेज का। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो CSS करता हूँ, छोड़ो नौकरी को। ये एक आसान यानी शफाफ तरीका है, आसान तो नहीं है, खैर सबसे मुश्किल होता है, आसान जाने का शफाफ तरीका है। तो मैंने कहा चलो CSS कर लेता हूँ। मैं भाई CSS करने गया, तो CSS के अंदर मैं वैद वो लड़का था जो ग्रेजुएशन के बाद आया हुआ था, बाकी सारे MA के बाद MPhil वाले भी लड़के थे। लेकिन वहाँ पे मैंने जितना सीखा, जितना कि मैंने वो वहाँ पे नॉलेज हासिल किया, इतना मेरे हिसाब से मैंने ग्रेजुएशन तक 14 साल में जितना नहीं सीखा, इतना मैंने 1 साल के अंदर सीखा। बहुत ज़्यादा नॉलेज आया जो एक हुआ होता है। ये वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि आपको भी जाना चाहिए CSS के अंदर, और 1 साल वैसे ही लगाना चाहिए। अगर पास हो या ना हो वो अलग टॉपिक है, लेकिन आपको एक बार CSS के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि आप मैच्योर हो जाएंगे और इतना नॉलेज आएगा कि आप यानी कि हैरान कुन फ़ायदा है। पीछे तो सारी पढ़ाई ही है, यानी कि रट्टा सिस्टम ही है। मेन जो CSS के अंदर लड़के आपको मिलते हैं सीखने के लिए, जो आपसे ज़्यादा एजुकेशन वाले हैं, यानी सारे एक ही क्लास के अंदर बैठे होते हैं, कोई किसी डिग्री वाला, कोई किसी डिग्री वाला, तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा सीखा। फिर मुझे शऊर आया कि नहीं यार, जो पास हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो अपना काम करूँगा, अपनी डेयरी इसी को लेके आगे जाऊँगा। घर वाले मेरे सारे यही कह रहे थे कि अब तो CSS कर गया है और नौकरी पक्की है, ये है। लेकिन खैर रिज़ल्ट आ गया, CSS के पेपर दिए मैं, 2 में इंग्लिश वीक थी मेरी, तो मैंने वो बस उन इंग्लिश में मेरे वो कंपार्ट आई। कंपार्ट का सिस्टम नहीं होता CSS के अंदर, वो सारा देना पड़ता है। तो मैंने कहा अब नहीं दूंगा भाई, जो नॉलेज आ गया ठीक है, नौकरी गई पहाड़ में, अब मैं अपना काम करूँगा। तो बस मैंने पहले दिन जब मैं यहाँ पे गया ना 2017 के अंदर दूध सप्लाई करने के लिए, तो मुझे बड़ी शर्म आ रही थी उस दिन, यकीन माने सच में शर्म आ रही थी कि यार मैं पढ़ लिखे 14 पास कर गया हूँ, और सारे जितने भी दूध वाले हैं वो कोई भी बीच में तो कोई थोड़ा बहुत ही पढ़ा होता है, 10 या 12 भी कोई था। तो 14 पास करके मुझे सारे फैमिली कहती थी कि भाई तू दूध यही बेचना था, तो पहले भी अगर पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, ये तो हम भी बेच रहे हैं। लेकिन मैंने लोगों की बातें सुनता रहा।
लोगों की बातें मैं सुनता रहा, इग्नोर करता रहा। लेकिन पहले दिनों में थोड़ा इतना ज़्यादा इग्नोर नहीं होती थी, क्योंकि मैं भी परेशान हो जाता था हेलमेट पहन के सप्लाई करनी। फिर आस्ता आस्ता मैंने सोचा कि यार लोग तो कहते रहेंगे, अगर मैं ये काम ना करूं तो मुझे वो शऊर आ गया ना कि भाई जॉब जो है, मेरे घर वाले ये कहते हैं कि मेरे भाई जो है बाकी सारे अनपढ़ हैं, तो अनपढ़ जो है उन्होंने नौकर रखे हुए थे उस टाइम भी, और मुझे पढ़ा लिखा के घर वाले, कितनी वैसे ज़्यादती की बात है, तो वो कहते थे तू नौकर बन जा। जो अनपढ़ थे मेरे भाई उन्होंने नौकर रखे हुए थे, और मैं पढ़ लिख के कहते थे कि तू नौकर बन जा, सरकार का बन जा या कहीं और किसी कंपनी का नौकर बन जा। तो भाई मेरी वो आंखें खुली थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं किसी का नौकर क्यों बनूं, मेरे पढ़ने का क्या फ़ायदा कि मैं पढ़ लिख के भी किसी का नौकर बन जाऊं। तो मैं अब अपने काम के अंदर आऊँगा और इसी को आगे लेके चलेंगे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, फिर आस्ता ग्रो करते गए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी काम के अंदर, यानी जो लोग कहते थे अगर वो बातें मैं ज़हन के ऊपर ले लेता कि भाई है कि लोग क्या कहेंगे, कि भला दूध बेचना भी कोई काम है, तो भाई इस दूध जो है ये बेच के हमने ये दूध वाला काम करके ही अल्हम्दुलिल्लाह आज बिलियनियर तो नहीं थे लेकिन मिलीनियर ज़रूर हैं, लाखों में चले गए हैं, करोड़ों में चले गए हैं। और इंशाल्लाह आगे उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। टारगेट आपको इतना सेट करना चाहिए कि जो इस वक्त आपको लगे कि ये बहुत मुश्किल है और मैं अचीव नहीं कर सकता, उतना बड़ा टारगेट रखना चाहिए भाई। उसके अगर हाफ भी अचीव हो गया ना, अगर टारगेट ही आप छोटा रखेंगे तो उसके भी अगर आप यानी कि जो आपको लगे मैं इजीली अचीव कर लेता हूँ, तो वो टारगेट नहीं है। आपने टारगेट अगर रखना है तो बड़ा टारगेट रखें, जो आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन दिन रात मेहनत करें, और अगर उसका आधा भी अचीव कर गए ना तो यकीन माने बड़ी कामयाबी होती है। और इसी तरह हमने टारगेट रखा कि हमने 1000 जो भैंसें हैं वो लेके जानी है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी पहले दिनों में, बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा था 3-4 भैंसों 5 से कि हम कैसे 1000 लेके जाएंगे भाई। और लेकिन ये था कि उस टाइम नामुमकिन लग रहा था, लेकिन अब आसान हो रहा है आस्ता आस्ता। अब हमें वो यानी रास्ता एक सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। अब थोड़ा लेट सवेर लेकिन पहुंच ज़रूर जाएंगे। हमने रास्ता अपना जो है वो तलाश कर लिया हुआ है। अब हमें पता है कि मेरी मंजिल 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के बाद है, और यही रास्ता बस जा रहा है, और इसी पे मेहनत जितनी करनी है इतना तेज़ भागना है इस रास्ते के ऊपर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 1000 का भी टारगेट जो था वो हमें अचीव होता नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जो है वो नामुमकिन नहीं अब रहा। तो इसी तरह अगर आप भी टारगेट रखें, कोई ऐसा टारगेट करें कि ये मुझे ये नहीं कि मैं अचीव नहीं कर सकता, लेकिन उस पर दिन रात मेहनत करें, तो इंशाल्लाह उसका हाफ भी, अगर अब हमने 1000 का सेट किया है तो अगर 500 भी आ गया तो यकीन माने कि 500 भैंसें भी बड़े बड़े फार्मर डेयरी फार्म के ऊपर नहीं बांधी होती। तो अभी हमारा 50 पे है, तो अच्छा खासा निज़ाम है। अब हम यानी कि बहुत बेहतरीन निज़ाम चल रहा है ज़िंदगी का। तो आप सोचें कि 500 किधर है और 50 किधर है। तो अगर 5000 का टारगेट है तो 500 पे भी चले गए ना, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। और साथ में हमारी जो दुकानें हैं, ब्रांचें हैं, वो साथ पे गई हैं, और हमारा इरादा है वक्ती तौर पे 100 खोलने का। और इंशाल्लाह 100 नहीं तो 50 तो खुलेंगी ना ज़रूर। अब 100 नामुमकिन लग रही हैं, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल बहुत लग रही हैं, लेकिन अगर 50 भी खुल गई अगले 2-4 साल के अंदर, तो आप देखें कि जो हमारी इधर भैंसें होंगी और उधर शॉप खोलते जाएंगे, तो वो निज़ाम भी बैलेंस रहेगा। और बाकी आप आमदन भी ज़ाहिर बात है एक दुकान की या डेयरी की बहुत ज़्यादा, मतलब आपको मैंने वीडियो बना के भी दी है। तो इस लिहाज से फिर मेरा जो वीडियो बनाने का मेन मकसद भी यही था कि अगर आप ये कहेंगे कि मैं ये काम करूँगा, चाय का भाई लगाऊँगा, वो है अगर रेडी लगाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये हूँ पढ़ा लिखा हूँ, या मैं नहीं भी पढ़ा लिखा, तो मेरी बरादरी के अंदर किसी ने आज तक ये नहीं किया, तो अब अगर हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। भाई लोग कहेंगे तो कहते रहें, आपने अपनी मेहनत जारी रखें, और इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको फल उसका ज़रूर मिलेगा। तो इस वजह से फिर मैंने भी वो अपना काम शुरू किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं यानी कि अगर नौकरी मेरे सबसे अगर पछताने का वो दिन होता, अगर मैं किसी चीज़ पे पछताता तो वो नौकरी थी मेरी। अगर मैं नौकरी कर लेता ना
تو آج پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. میری سیلری صرف 50-60 ہزار پہ رکی ہوتی, کیونکہ 3-4 سال ہوئے ہیں تو 50-60 ہزار کے اوپر میں رک جاتا, اور اسی کے اندر میں بجٹ بیٹھ کے بناتا رہتا کہ اتنا رینٹ ہے, اتنا بجلی ہے, اتنا یہ ہے, اور 50 ہزار کے اندر ہی میں نے اپنے خواہشیں رکھنی تھی. آج الحمدللہ اگر 2 لاکھ کی بھی رکھے خواہشیں تو وہ مجھے پتہ ہے کہ بزنس ہے, آ جانا ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے پھر میں تو مطلب کہ زندگی کا اگر میرے سمجھیں کہ کوئی سکسیس والا پوائنٹ تھا تو وہ یہی تھا کہ جو مجھے نوکری, اگر مجھے اس ٹائم بڑا دکھ ہوا کہ یار پاکستان کے اندر جاب نہیں ملتی, لیکن آج الحمدللہ کہ میں خوش ہوں, اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس ٹائم شکر ہے مجھے نوکری ملی ہی نہیں تھی. اگر مل جاتی تو آج آپ 50 ہزار کے اندر ہی گزارا کرنا پڑتا. اس ٹائم نہیں ملی, اور آج الحمدللہ بہت زیادہ اللہ نے دیا ہے, اور اسی کے اندر اور اب اور بھی دے رہا ہے. تو نظام اب تھوڑا آہستہ جیسے اوپر جاتے جائیں گے پھر لائف سٹائل اور بہتر ہوتا جائے گا. اور جاب کے اندر ایسا نہیں ہے, بزنس سٹارٹ کرنے اس کے بہت سارے فائدے ہیں, بہت ہی. اس کے اندر آپ کچھ بھی نہیں کرتے گھر میں. اب میں اٹھاؤں تقریباً 12-1 ہو گیا ہے, تو سارا کام کمپلیٹ ہے, کام کر کے لڑکے چلے گئے ہیں. جو ابھی پھر چوائی کا ٹائم ہے, خالی اتنا ہونا ہے کہ اوپر بیٹھنا ہوتا ہے بس, باقی لڑکے جانے اور ان کے کام جانے, کچھ بھی اب ہاتھ سے نہیں کرتے. اور یہ ہے کہ نگرانی اس کام کی خود کرنا پڑتی ہے, ادروائز اس کام کے اندر آپ کو کچھ نہیں بچتا. آپ نے اوپر بیٹھنا ضرور ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کام کا کہ یہ کام ایسے ہے. صرف ڈپینڈ ان پہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو کچھ پتہ نہ ہو اور وہ سارے لڑکے ہی کام کرتے رہیں. تو باقی یہ ہے کہ اب گھر والے بھی خوش ہیں, سارے خوش ہیں, کوئی نوکری کوئی یاد نہیں آتی کسی کی. اب بلکہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو پڑھا ضرور رہے ہیں ہم. تو باقی یہ ہے کہ پڑھا رہے ہیں, اور پڑھا لکھا کے یہ اب ہماری کسی خاندان کے اندر, ہمارے کم از کم فیملی کے اندر اب یہ خواہش نہیں رہی کہ جاب کر لے گا, کوئی نوکری کر لے گا. بس یہ والی خواہش ختم ہو گئی. اب یہی ہے کہ اپنا کام چلو اس کے اندر ہی پڑھیں گے ضرور, پڑھ لکھ کے بھی کریں گے, چلو اپنے ہی کر لیں گے, لیکن پڑھاؤ ضرور. تو اب وہ جو پہلے نوکری کی ایک ہوس تھی کہ بھائی نوکری کر لے, پڑھا کے بچہ پڑھے گا تو نوکری کرے گا, اب وہ والی ہوس کم از کم اب تھوڑا بہت نا ختم ہوتی مجھے نظر آ رہی ہے. اور اب جو لڑکے ہیں ہمارے چھوٹے بچے ہیں, ان کو گھر والے اب یہی کہتے ہیں کہ پڑھ لے کرنا تے مجھی نہ لئی ہے نا, پڑھ تے لے 4 کلاساں. لیکن اب وہ نوکری والا کھاتا آہستہ ختم ہو رہا ہے. اور پاکستان کے اندر یہی بیماری ہے کہ آپ پڑھ لکھ کے تو باقی نوکری ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, اپنا کام نہیں کرتے. پڑھے لکھے نوکر ہو جاتے ہیں, اور ان پڑھ جو ہیں وہ نوکر رکھ لیتے ہیں. تو اپنے آپ کو چینج کریں, اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں, پڑھ لکھ کے اپنے بزنس کو آگے لے کے چلیں. آپ کی پڑھائی کا فائدہ ہی تب ہے جب آپ اپنے بزنس کو لے کے آگے چلیں گے. ادروائز آپ کے پھر پڑھائی کا کیا فائدہ اگر آپ نے اپنے بزنس کو ہی لے کے آگے نہیں چلنا. آپ پڑھ لکھ کے تو اپنا وہ جو پھر کسی کے اندر آپ نے انڈر نوکر ہو جانا ہے. بدقسمتی سے ہمارا تعلیمی نظام بھی ایسا ہی ہے. تو بس آپ نے لیکن کوشش کرنی ہے کہ پڑھ لکھ کے نوکر نہ بنے بلکہ نوکر رکھیں. باقی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. تھینک یو, اللہ حافظ.